हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। और देखिए, भारत का संविधान जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पॉलिटी का है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है साथियों, जिसमें आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषताओं से पहले हमें ये जानना होगा संविधान क्या होता है। तो देखिए, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब बात किया जाए, संविधान मुख्यतः देखिए जो होता है सैद्धांतिक होता है, मतलब यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। लेकिन कैसा होता है? थ्योरेटिकल होता है, मतलब पूरा का पूरा आप देखेंगे तो सिद्धांतों पे ही होता है। तो ये सैद्धांतिक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह सकते हैं आपकी जो संविधान है, ये एक तरीके के शक्ति का मानचित्र है। क्या है साथियों? शक्ति का मानचित्र है। सर्वोच्च कानून माना जाता है संविधान को। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये बहुत से प्रावधानों का संग्रह है, कि बहुत सारी चीजें आपको संविधान में देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए समझते हैं कि भारत के संविधान को शक्ति का मानचित्र क्यों कहते हैं। तो देखिए, पहला जो है कि सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का वर्णन आपको संविधान में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें संविधान के भाग 5 की, किसकी बात करें साथियों? भाग 5 में। तो भाग 5 में आपको क्या देखने को मिलता है? जिसमें आप देखेंगे तो संघ शब्द लिखा हुआ मिलता है। संघ में आप देखेंगे तो जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है संविधान के भाग 5 में। और ये अलग अलग आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। तो ये अनुच्छेद 52 कह सकते हैं आप, आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाता है। और पूरा का पूरा आप देखेंगे तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। और ये आप देखें तो आर्टिकल 151 तक पूरा का पूरा संघ शब्द की व्याख्या की गई, जिसमें कैग वगैरह सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाग 6 आता है, जिसमें आप देखते हैं तो राज्य और राज्य से संबंधित जो भी मैकेनिज्म है, उन सभी का उल्लेख आपको भाग 6 में मिलता है। और भाग 6 स्टार्ट हो जाता है अनुच्छेद 152 से। ठीक है। तो 152 में आप देखेंगे तो जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। फिर 153 में देखेंगे तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात करता है। ठीक है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा आप देखेंगे तो शक्तियों का आपको पूरा का पूरा मानचित्र देखने को मिलता है संविधान में। यही वजह है कि संविधान को शक्ति का मानचित्र कहा जाता है। फिर दूसरा क्या आधार कह सकते हैं कि जनता के अधिकार और जनता की शक्तियां, ये सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो संविधान में देखने को मिलता है। तो जनता के अधिकार आपने देखा था संविधान का भाग 3 जो है वो है मौलिक अधिकार, जिसमें आप देखेंगे तो जनता के बहुत से अधिकार मिले हैं। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि संविधान का जो भाग 4 है, तो भाग 4 में आप देखेंगे तो डीपीएसपी शब्द है। ठीक है। फिर उसके बाद भाग 4 का जो है वो आप देखेंगे तो मूल कर्तव्यों से पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है। तो उसमें मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। और इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, या आप कह सकते हैं मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं साथियों? तो संविधान में देखने को मिलती है, भारत के संविधान में। यही वजह है कि इसे शक्ति के मानचित्र के तौर पे जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए, ये तो हमने जाना कि सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति क्या होगी, जनता के अधिकार की शक्ति हो गई, जनता की शक्तियां हो गई। और संविधान में एक चीज और आपको देखने को मिलता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो यही वजह है कि संविधान को शक्ति का मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। तो कभी आ गया कि शक्ति का मानचित्र, संविधान को शक्ति का मानचित्र कहा जाता है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक चीज और आपको याद रखना है, संविधान तो हमने समझ लिया, लेकिन एक जो शब्द है वो है पॉलिटी। क्योंकि आप लोग बहुत पॉलिटी पॉलिटी करते हो, तो भाई पॉलिटी से संबंधित कुछ चीजें भी जान लीजिए। जैसे पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था। ठीक है। तो हम लोग राज्य व्यवस्था ही पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखिए, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है, मतलब जो हमने संविधान लिखा वो एक तरीके का सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। ठीक है। लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंटेशन किसके माध्यम से करते हैं? तो राज्य व्यवस्था के माध्यम से करते हैं। देखिए, नाम में ही आपको मिला राज्य और व्यवस्था। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो पॉलिटी में देखने को मिलती है। मतलब जो संविधान है उसका एक्चुअल
एक्सपेरिमेंट या फिर आप कह सकते इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं, आप कहाँ देखते हैं तो राज्य में देखते हैं, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था के ही तहत आता है। और जो राज्य व्यवस्था ये संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है, इतना याद रखना है, जिसमें सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी शामिल हैं, ठीक है। अब कैसे, तो जैसे कि अगर बात किया जाए तो संविधान की व्याख्या के संदर्भ में बनाए गए संसद के कानून, न्यायपालिका के निर्णय, ये सभी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलता है तो राज्य व्यवस्था के तौर पे देखने को मिलता है। मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, तो अगर मान लीजिए अगर वो मूल अधिकारों को सही है, फिट बैठ रहा है तो चलेगा, लेकिन अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो फिर यहाँ पे आपको वास्तविक प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, न्यायपालिका इस पे निर्णय लेती है कि कितनी चीजें लागू होंगी, कितनी चीजें हटा दी जाएंगी। तो ये चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, राज्य व्यवस्था के तहत देखने को मिलता है। अब चलिए अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है साथियों, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान की जो विशेषता है, तो पहला आपको तो प्रस्तावना देखने को मिल जाता है। प्रस्तावना को आप क्या कह सकते हैं साथियों, प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। प्रियम्बल या फिर कहीं कहीं आपको उद्देशिका भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए प्रिंस, आप जानते हैं कि जो प्रियम्बल है वो क्या है साथियों, प्रस्तावना है, लेकिन प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या अमुख की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। किसमें होता है, प्रस्तावना। मतलब आप प्रस्तावना अगर पढ़ लीजिए किसी भी देश के संविधान की, तो आपको पता चल जाएगा, एक मोटे मोटे तौर पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि संविधान में इन सभी चीजों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप कोई बुक उठाइए और बुक का जो है ना, जिसमें आप देखते हैं पूरे के पूरे चैप्टर्स और साथ ही साथ पेजेस लिखे होते हैं, तो ये चीजें आप बुक में देखिए और तुरंत आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप संविधान की प्रस्तावना उठाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा अच्छा इन चीजों पे चर्चा की गई है, इन चीजों को महत्व दिया गया है। ये सारी चीजें हमें संविधान के प्रस्तावना से पता चलती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो वो है नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, तो प्रस्ताव रखा कब गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इसे उद्देशिका कहा गया, उस टाइम पीरियड में इसे उद्देशिका कहा गया और इसे प्रस्तावना की जगह दी गई, ठीक है। तो उद्देशिका कहा गया और प्रस्तावना की जगह दी गई, इतना आपको याद रखना है। अब प्रस्तावना से संबंधित अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान दें, तो देखिए उद्देशिका का वर्णन अगर आप देखेंगे तो उसको सही से समझेंगे, तो पहला उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, सत्ता का स्रोत क्या है, फिर दूसरा आपको सत्ता का स्वरूप कैसा है और सत्ता का उद्देश्य क्या है। क्योंकि देखिए सत्ता तो पहले भी रही है, संविधान से पहले आप देखें पूरा का पूरा आपको कॉलोनियल पावर देखने को मिलती है, जिसे ब्रिटिश रूल कर सकते हैं आप। तो ये उपनिवेशिक सत्ता रही है भारत में, जो कि काफी समय से रूल की है ना। अगर हम 1857 और 1858 जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा जो भारत का कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के तहत आ गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आया करता था, उसके बाद वो शिफ्ट होके ब्रिटिश क्राउन के तहत आ गया। तो पहले भी सत्ता रही है। और अगर हम अंग्रेजों से पहले की बात करें तो भारत में मुगलों का शासन रहा है। फिर आप और पीछे जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत देखने को मिलता है, फिर राजपूत काल देखने को मिलता है, और पीछे आप जाएंगे तो हर्षवर्धन काल, गुप्त काल, फिर मौर्य काल। तो आपको बहुत सा टाइम फेज आपको देखने को मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट के रूल्स आपको भारत में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो औपनिवेशिक तंत्र भी भारत में देखने को मिला। औपनिवेशिक है ना, भारत कुछ समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा है, तो आप इसे औपनिवेशिक तंत्र के तौर पे कह सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिली और यही वजह है कि हमें अब बताना होगा कि जो हमारा सत्ता है उसका उद्देश्य क्या है, हम रूल करेंगे क्यों करेंगे ये बताना है, और स्वरूप कैसा होगा और इसका स्रोत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्रस्तावना का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, इतना याद रखना। मतलब हम भारत के लोग, देखिए संविधान जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ होता है हम भारत के लोग, पहले ही शब्द जो आ गया हम भारत के लोग, मतलब सभी के सभी भारतीयों की बात की जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना लोक प्रभुता
को स्वीकृति देती है, ठीक है, इतना याद रखना। जनता की बात की है, इसका जो स्रोत है, सत्ता का जो स्रोत है जनता की है, ठीक है। अब इसमें लोक प्रभुता मतलब लोगों है ना, जो जनता है उसके जो डिसीजंस हैं उसी के बेस पे सारी चीजें चालू होंगी, ठीक है ना। मतलब अगर जनता जिसे चुन के भेजेगी, चाहे वो विधायिका की बात करें, ठीक है, और कार्यपालिका में आप देखेंगे तो कार्यपालिका जो होती है वो स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके की कार्यपालिका होती है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें जो जनता द्वारा भेजे गए कैंडिडेट होते हैं उन्हीं में से किसी को मंत्री वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो तो फिलहाल एग्जाम के थ्रू आते हैं, जिसमें सचिव हो गए, आईएएस ऑफिसर, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हो गए, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, तो देखिए सत्ता का स्वरूप क्या बोला गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में होगा, ठीक है। मतलब जो हमारे देश की सत्ता है, जो अभी चल रही है डेमोक्रेसी, उसका स्वरूप क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरे तरीके से आपका अपना खुद का डिसीजन होगा, मतलब भारत सरकार ही अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेने में समर्थ है, और ऐसा कोई नहीं कि हमारे डिसीजन में कोई इंटरफेयर करे, हमारा अपना स्वतंत्र निर्णय होगा। और साथ ही साथ हम समाजवादी हैं, मतलब हम समाज के हर पहलू को लेके चलेंगे, है ना। तो समाजवादी मतलब ये होता है कि समाज के सभी तबकों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे राजतंत्र वगैरह में क्या होता था, राजा और उनसे जुड़ी हुई चीजों को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। पहले तो राज फैमिली, राज परिवार के जो होते थे उनसे, फिर राज संबंधी होते थे और जो राजा के रिश्तेदार वगैरह उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। और बहुत कम ही देखिए आप देखेंगे राजवंशों में जिसमें ऐसी प्राथमिकताएं नहीं दिखी, लगभग आपको हर राजवंश में दिखेगी। चाहे वो मौर्य काल में आप देखेंगे तो जो पहले प्रांतपाल वगैरह होते थे वो राज्यपाल या राज परिवार से होता था, ठीक है। चाहे वो गुप्त काल की बात करें या फिर आप मुगल काल, किसी भी काल में आप जाएंगे सेम चीजें आपको देखने को मिलती है। तो पहले राज परिवार फिर राज संबंधी लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन लोकतंत्र में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा कि लगेगा हाँ ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष मतलब जहाँ पे हमारा क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है ना, राष्ट्र हर है ना सर्वधर्म संभव की नीति लेके चलता है। मतलब हर धर्म को यहाँ पे सुचारू रूप से है ना, मतलब रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब भाई आप इस धर्म को तभी आप रह सकते हो, ऐसा नहीं है, सभी लोग रह सकते हैं। और साथ ही साथ लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक याद रखना है जहाँ पे जनता का शासन। अब जनता तो देखिए इकट्ठा नहीं कर सकती। अगर भारत की आबादी की बात करें तो 145 करोड़ की अगर आबादी है तो एक साथ तो जाके शासन नहीं कर सकते, नहीं तो अपनी डफली अपना राग हो जाएगा, है ना। जो अपनी डफली बस पीट रहे हैं कि भाई ऐसा है, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अपने कैंडिडेट्स भेजेंगे इलेक्शन के माध्यम से ना, चुनाव होगा और एक फिक्स टाइम में होगा। जैसे आप देखते हैं 5 वर्ष में चुनाव होता है, हम लोग अपने कैंडिडेट्स चुन के भेजते हैं। चाहे वो ग्राम प्रधान की बात किया जाए या फिर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री तक की बात किया जाए, तो सबका फिक्स टेन्योर होता है कि आपको इतने टाइम बाद फिर से आपको चुनाव में आना पड़ेगा। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप अगला 5 साल फिर से रूल करेंगे कि नहीं करेंगे हम पे। तो हम अपना शासक खुद ही नियुक्त करते हैं ना, और जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। और नेक्स्ट बात करते हैं तो गणराज्य मतलब गणराज्य के रूप में जहाँ जो राज्य का जो श्रेष्ठ होता है वो जनता के द्वारा होता है, ठीक है। याद रखना राजतंत्र में क्या होता था, वो जनता द्वारा नहीं भेजा होता था राजा, ठीक है ना, वो तो वंशानुगत हुआ करता था। लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी में आप देखेंगे तो जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी उसे जनता भेजी होगी, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का चुनाव देखिए जनता डायरेक्ट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्वमेंट जनता का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने सत्ता का उद्देश्य क्या है, तो प्रस्तावना समय क्या पता चलता है, इसमें हम न्याय की बात करेंगे, मतलब सबके साथ जस्टिस हो। दूसरा हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे और व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे, ठीक है। और बंधुता की बात करेंगे, एकता अखंडता की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रियम्बल में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, जो सत्ता का स्रोत है या फिर अगर हम बात करें लोक प्रभुता है, तो इसमें आप देखेंगे तो हम भारत के लोग जैसा शब्द यूज किया गया और इसका मतलब ये होता है कि हमने इसे स्वीकार किया है। हम सभी
जो उस टाइम पीरियड में संविधान बनाए थे हमारे संविधान निर्माता, और उसमें जो पॉपुलेशन थी उन सभी की रजामंदी से ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, यही वजह है कि आम भारत के लोग, अब पूरा का पूरा जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लास्ट में आता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है, अंगीकृत मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब होता है लागू करना, और आत्मार्पित मतलब होता है देश को सौंपना। ठीक है, क्योंकि हम ये जो संविधान बनाए थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा के, हमने इसे देश को समर्पित कर दिया कि अब जो देश का शासन व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, वो पूरा का पूरा संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।